हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत की कड़ी में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बारे में समझेंगे। सबसे पहले यह समझेंगे कि इसे लाने की पृष्ठभूमि अंग्रेजों की क्या थी, किस उद्देश्य से उन्होंने लाया और ला करके उन्होंने भारत के राजनीतिक वातावरण में क्या बदलाव किया। इनमें क्या वह प्रमुख बातें थी जिन्हें अंग्रेजों ने प्रथम बार समाहित किया और इन्हें समाहित करने का उनका मूल उद्देश्य क्या था। और बीच बीच में, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियो में बताते चलता हूं कि आपसे परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। पूरा वीडियो जो है या पूरा कथा कहानी जो है, मैं आपको बता दूं कि इसे मैंने परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से बताया है। कोई इतिहास, भूगोल या ऐसी कोई कथा कहानी के दृष्टिकोण से नहीं बनाया है जिसे आपको सुनने में क्या कहते हैं, बहुत लोग राजनीतिक कथा को सुनने में बहुत इंटरेस्ट जगाते हैं, उस उद्देश्य से मैंने नहीं रखा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पूरे वीडियो को बनाया। तो सबसे पहले देखिए, हमने इसका हेडिंग दिया है। हेड हमने क्या दिया, अंग्रेजों ने ही दिया था, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब बात को समझिए कि इसके लाने का उद्देश्य क्या था। मैंने पहले बोला कि बताऊंगा कि इसके लाने का अंग्रेजों का मूल उद्देश्य क्या था। उससे पहले बता दें कि उस समय राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या हो चुकी थी भारत की। इससे समझने में आपको अच्छा होगा कि भाई ये जो लाया गया उसकी क्या पृष्ठभूमि थी। पृष्ठभूमि समझ जाने से आप पूरी बातों को थोड़ा आसानी से समझ जाएंगे। भारत में आधुनिकता जो है अंग्रेजों के साथ आगमन हुआ और धीरे धीरे आधुनिकता फैलने लगी। आधुनिकता का मतलब लोग अब अंग्रेजी राज की तरह सोचने लगे। पेपर पढ़ते थे, ट्रेनों में चलते थे, यात्राएं कर रहे थे और जो कुछ लोग थे वो विदेशी साहित्य को पढ़ रहे थे। जब विदेशी साहित्य हमारे देश में आया, विदेशी सिस्टम हमारे देश में आया, विदेशी सोच में हमारे देश में आया, तो हम भी उन्हीं की राजनीतिक सोच की तरह सोचने लगे। जब कांग्रेस गठित हुई और कांग्रेस में लोग धीरे धीरे जुड़ने लगे तो उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें, यानी कि भारतीयों को बहुत ही कम आज़ादी पूरी दुनिया में जितना प्राप्त है या इंग्लैंड में जो प्राप्त है उन्हें है। तो उन्होंने बहुत से मांग अंग्रेजों से की। अंग्रेजों ने उनकी मांग को धीरे धीरे सुना। कभी 1861, कभी 1892 के सुधारों में उन्हें प्रदान किया, लेकिन कुछ ज़्यादा प्रदान नहीं कर रहे थे। इधर भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व थे वो अब दो ढालों में बंटने लगे थे। एक उग्र राष्ट्रवादी थे और एक नरम राष्ट्रवादी थे। नरम, हालांकि अभी तक मतलब जब तक सूरत फूट नहीं हुई तब तक नरमवादियों का ही बोलबाला था। नरमवादी जो थे वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश राज से कुछ मांग करके रियायतें हम अपने आप को बना के रखें, बचा के रखें। हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हम बस ब्रिटिशर से, यानी कि हमारे जो अंग्रेज आका हैं उनसे सहूलियत प्राप्त करें। इधर जो उग्र राष्ट्रवादी थे वो ये बोलते थे कि देखिए, इनसे मांगने से कुछ देने वाले लोग नहीं हैं और हम इनसे क्यों मांगें। भाई स्वराज हमारा, बाल गंगाधर तिलक का ये प्रसिद्ध वचन कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, भाई है, हम लेंगे। तो भारत में राजनीतिक असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था। उग्र राष्ट्रवादी जो थे वो प्रचलन में आते जा रहे थे और उग्र राष्ट्रवादियों को देखा देखी नरम राष्ट्रवादी भी जो थे वो कुछ विशेष मांग करने लगे थे। मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में बताया है कि 1861 और 1892 में अंग्रेजों ने भारत में मनोनयन के द्वारा चुनावी प्रक्रिया या चुनावी सिद्धांत को स्वीकार कर लिया और बढ़ाने लगे। यहाँ पे आपको ये समझा दूँ कि विभिन्न प्रकार के जो सिस्टम थे, जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, इन सब जगहों से लोग चुनाव कर रहे थे, चुने जा रहे थे और वो लोग, चुने हुए लोग, अंग्रेजी राज के साथ बैठ करके भारत की राजकाज कैसे चलेगी ये निर्धारण कर रहे थे, या कम से कम उनको निर्धारण करने के लिए बैठाया जा रहा था। अब भारत के जितने भी उच्च बुद्धिजीवी वर्ग थे उनकी ये उत्कंठा जाग रही थी कि हम भी इसमें समाहित। अब एक चीज और मैं आपको इंगित कर दूं कि 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ हो चुकी थी। इस जनगणना ने भारत में एक क्रांतिकारी और युगांतकारी प्रभाव छोड़ा।
इस जनगणना के द्वारा भारत के सभी समुदायों को अपनी वास्तविक जनसंख्या का पता लगा। आप कहिए कह रहे श्रीमान आप 1909 पढ़ा रहे हैं, कहाँ जनसंख्या गिना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। जब ये जनसंख्या का आंकड़ा आना शुरू हुआ, लोग जब देखने लगे तो हर समुदाय में ये इच्छा बलवती होने लगी कि हमें भी उचित राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाए। बात समझ रहे हैं? मैं आपका सीधा सीधा इशारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की ओर कर रहा हूं। ये पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का बीजारोपण किया गया। मार्ले मिंटो सुधार ने भारत में या पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उस बीज को बोया जिसकी फसल इतनी कड़वी थी कि आज तक लोग उस स्वाद को नहीं भूले। और ये वट वृक्ष जो तैयार हुआ आज तक उसी तरह से, या कहिए कि उसी तरह से विष बेल को बनाए हुए है या उसी तरह से विष फल को प्रदान कर रहा है जिसकी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अभी भी उसमें प्रभावित। कैसे, आगे देख लेंगे। तो ये आप इसको देखिए एक डाटा के रूप में। 1909 का भारत परिषद अधिनियम भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा तैयार किया गया था। सीधा सीधा 3 प्रश्न आपको आ गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। कब आया ये? 1909 में। किन्होंने किया? भारत सचिव जॉन मार्ले। भारत के जो राज्य सचिव थे तत्कालीन समय में जॉन मार्ले थे, और यहाँ के जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के एक मसौदा तैयार किया। उस मसौदे को जो भारत के राज्य सचिव थे वो ब्रिटेन के कैबिनेट स्तर के मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने संसद से इसको पास करवाया और फिर भारत में लागू किया गया। तो जॉन मार्ले और लॉर्ड मिंटो चूंकि दोनों मिलकर बनाए थे, तो एक का हो गया मार्ले और दूसरे का हो गया मिंटो, तो दोनों मिलाकर के क्या हो गया? मार्ले मिंटो। इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना था। अब यहां पे देखिए, अंग्रेज कहे कि देखिए ऐसा है कि आपने जो मांग रखी है हम उसको दे देते हैं। उदारवादियों की मांगे थी कि हमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए, मतलब कि जो आप प्रांतीय विधानमंडल है, केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें हमको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, सवाल जवाब पूछने का अधिकार दिया जाए और हमें भी सत्ता के भागीदारी में रखा जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम रखते हैं आपको। और उन्होंने इसमें मतलब मार्ले मिंटो सुधार में सब जगह सीटों की संख्या बढ़ा दी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ पेंचे डाल दिए। वो ऐसे पेंचे थी कि भारत की एकता, अखंडता और राजनीतिक व्यवस्था सब चरमरा गई। कैसे चरमराई देख लेते हैं। पहले इसके कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं जिसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को अपनाकर इसने राष्ट्रीय एकता को विनष्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए हम प्रतिनिधित्व तो दे रहे हैं, लेकिन हम आपको सीधे सीधे प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, जैसे आज हम लोग वोटिंग करते हैं उस तरह से नहीं देंगे। देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत तरह तरह के लोग हैं और हम उनको प्रतिनिधित्व देंगे। क्या देंगे? प्रतिनिधित्व देंगे। कैसे देंगे? जैसे मेरी इच्छा होगी वैसे देंगे। कौन मुझसे पूछने वाला था? जॉन मार्ले यानी कि राज्य सचिव को सहयोग देने वालों में 2 भारतीय भी थे। एक थे कृष्णा जी गुप्ता, यह भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, और दूसरा थे सैयद हुसैन बिलगामी। इनका ये जो थे बिलग्रामी है, इनका था वो भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य थे। जॉन मार्ले को सहयोग किन्होंने दिया? कृष्णा जी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। कृष्णा जी गुप्ता जी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नहीं, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, और सैयद हुसैन बिलग्रामी जो थे भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अब इसकी कहानी, पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व दिया गया उसकी पृष्ठभूमि को देखिए, समझा देता हूं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया। अब बंगाल विभाजन क्यों किया? 81 का जो जनगणना से प्रारंभ हुआ था 81 से, उसके आधार पर किया। मैंने पहले ही बोला था कि जनगणना को
ध्यान में रखेंगे। जो मेंस वाले हैं उनको समझना पड़ेगा, लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कैसे आते हैं। तो जब जनगणना हुई और उसी जनगणना का आधार बना करके लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। बंगालियों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन अंग्रेज साहित्य यह समझाने में मुस्लिम को ये सफल हो गए कि आप यदि अपने आप को नहीं देखेंगे तो आप इस जनसंख्या के बहुमत में बह जाएंगे। तत्कालीन जो मुस्लिम में कुछ वर्ग, सब नहीं, कुछ वर्ग जो थे इससे चिंतित हुए। 1906 में ढाका में गठित हुआ मुस्लिम लीग और उसी वो लोग प्रतिनिधित्व के रूप में मिलने गए, मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे। और तत्कालीन जो वायसराय थे उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम आपके चिंता से बहुत वाकिफ हैं, मतलब कि हम आपको प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार हैं, शर्त एक ही है कि आप राज्य के प्रति वफादार रहिए। यानी कि हम आपको हर वो मांग पूरा करेंगे जो आप मांगेंगे, शर्त एक ही है कि आप हमको सहयोग दीजिए। तब से लेकर के आज़ादी तक मुस्लिम लीग के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कभी भी वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं लड़ रहे थे, वो हमेशा कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे थे। और वो हमेशा इस बात का वर्णन किया करते थे कि हम कहीं ना कहीं इस जनसंख्या के बहुमत में बह जाएंगे यदि हमें उचित और समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और जब उन्होंने गछ लिया कि हाँ हम मानेंगे आप, तब अंग्रेजों ने उन्हें खूब सहायता दी, उनकी संख्या से ज़्यादा प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया और हर उस जगह पर उन्हें सह दिया जहाँ से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर सकते थे। लेकिन इसको ध्यान रखेंगे मित्रों कि अंग्रेजों ने, मतलब यहाँ पे उन्होंने मतलब अंग्रेजों ने कभी भी मुस्लिम लीग को इतना ताकतवर नहीं होने दिया कि वो एक राष्ट्र का निर्माण कर सके। वो कभी भी इस स्तर से ज़्यादा नहीं सोच सके कि जब एक राष्ट्र बनेगा तो हम उसे कैसे चलाएंगे, जब एक राष्ट्र बनेगी तो उसका दृष्टिकोण क्या होगा, जब एक राष्ट्र बनेगी तो उसकी भाषा कैसी होगी, वहाँ के लोगों के अधिकार कैसे होंगे, वहाँ रहने वाले लोग किस प्रकार के होंगे। मुस्लिम लीग ने अपनी आज़ादी तक ये बात नहीं सोची और जैसे ही पाकिस्तान नामक देश उनके कुछ कृत्यों और अंग्रेजों के सह पर बना, महज कुछ ही देशों में खंड हो गया। इसको ध्यान रखेंगे। खैर ये एक अलग विषय हो जाती है। मैंने सिर्फ आपको उस सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया और कुछ नहीं। तो ये सब चीजें, सारी तथ्यों को ध्यान रखेंगे। 1909 का भारत परिषद अधिनियम भारत के राज्य सचिव जॉन मार्ले एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वारा तैयार किया गया था। चूंकि राज्य सचिव जो थे मार्ले थे, वायसराय मिंटो थे, इसलिए इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य, ये पूछता है पीसीएस वाला में बार बार पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य उदारवादियों को दिग्भ्रमित कर राष्ट्रवादियों में फूट डालना था और सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को इसी में अपनाया गया था। जानते हैं गांधी जी बोले थे कि 1909 के सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। 1000 सालों की या 600-800 सालों की जो सांप्रदायिक एकता थी, अंग्रेजों ने महज कुछ कागज के पन्नों में लिख करके उस एकता को तहस नहस कर दिया। जॉन मार्ले को सहयोग देने वाले 2 भारतीय थे, कृष्णा जी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये थे प्रमुख तथ्य। अब देखते हैं इसमें क्या क्या और प्रमुख बातें थी जिसका जानना आपको बहुत जरूरी है, ताकि जब परीक्षाओं में पूछे तो आप उससे वंचित न रह जाएं। अब देखते हैं इसके आगे के उन प्रमुख तथ्यों को जिसे आपको जानना चाहिए और उसी से सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसकी विशेषता क्या थी? तो विशेषता थी कि इसने जमींदारों, मुसलमानों एवं वाणिज्य मंडलों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की। इसमें साफ किया गया कि मुसलमान अपने प्रतिनिधि ही चुनेंगे, मतलब मुसलमानों का चुनाव अलग होगा और वो अपने लिए मुस्लिम प्रतिनिधि ही चुनेंगे, उनके निर्वाचन क्षेत्र से कोई खड़ा नहीं होगा और एक तरह से उनको एकदम सेपरेट कर दिया गया। सर्वसाधारण में उनको सेपरेट कर दिया गया, अपना प्रतिनिधि वही चुन सकते हैं, वो दूसरे को प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुन सकते। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कहीं ना कहीं यह एक बिल्कुल बेतुका और घटिया सा बात है।
अब वैसा यदि भारत को बांटने लगेगा तो हर गांव, हर कम्युनिटी, हर शहर में एक एक प्रतिनिधि को रखना पड़ेगा। लेकिन खैर इसने किया, और इसका मुख्य उद्देश्य ही यही था, सीधा सीधा फुट डाल के शासन करना, और उसमें बहुत हद तक सफल हो गए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम बार किसी भारतीय सदस्य को रखा गया, और एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कानून सदस्य के रूप में भारतीय वायसराय के कार्यकारिणी में आने वाले या जगह पाने वाले, पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अब आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से किस अधिनियम में वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम बार किसी भारतीय को स्थान दिया गया? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो जो थे वो किसी भारतीय को अपनी कार्यकारिणी में जगह नहीं देना चाहते थे, लेकिन राज्य सचिव मार्ले ने मिंटो को बहुत समझाया, बोला कि देखिए आप नहीं रखेंगे तो जो राजनीतिक उबाल है थोड़ा ज़्यादा होगा, और आप किसी उदारवादी को रख लीजिए ताकि ये जो उग्र राष्ट्रवादी हैं अपने ही ठंडे हो जाएं और लोग समझेंगे कि उदारवादियों को जीत हुई, और वो फिर उदारवादी राजनीति की ओर लोग अग्रसर होंगे, और हम जो लूट का कार्यक्रम चला रहे हैं उसको थोड़ा सा लोग ध्यान नहीं देंगे, हम अपना चलाते रहें। देखिए ध्यान रखिएगा, पूरा अंग्रेजी राज का जो सिस्टम था वो भारत को लूट के ही आधार पर बना हुआ था। वो कोई सुधार, कोई शिक्षा, कोई संस्था, कोई सिस्टम इसलिए नहीं लाए थे कि उन्हें यहाँ ला करके यहाँ सुधार करने की कोई आवश्यकता थी। हम सुधर गए, हम बन गए, तो ये एक क्या कह सकते हैं, व्युत्पत्ति थी, कोई उत्पत्ति नहीं थी ये। तो केंद्रीय कार्यकारिणी में यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम सदस्य कौन थे? एसपी सिन्हा थे, और ये स्थान पाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, और इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो कानून सदस्य के रूप में हुई थी। तो परीक्षा में जब प्रश्न पूछे तो ध्यान रखेंगे, कानून सदस्य के रूप में नियुक्त हुए थे, कौन हुए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बिहार के थे, बिहार वाले ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और साथ ही उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। राज्य सचिव कौन थे? मार्ले थे। और किसमें? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में ये प्रथम बार प्रावधान किया गया था, यानी कि अब गोरों की जमात में कोई भूरी चमड़ी वाला भी जाकर के बैठ सकता था। अब यहां पे एक टेक्निकल चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि अच्छी तरह से समझा दूं। केंद्रीय विधान परिषद यानी कि वायसराय का जो परिषद था उसमें सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर के 60 कर दिया गया। ऐसे तो टोटल 69 था, जिसमें 9 पदेन होते थे। 9 क्या होते थे? पदेन होते थे। बाकी बच गए कितना? 60। यही 60 था। अब 9 पदेन में कौन कौन होते थे? वायसराय और अंग्रेजी राज के सर्वोच्च कमांडर लोग हुआ करते थे, उनमें भारतीयों का स्थान नहीं था। ये बच गए 60। तो उन 60 को बांटा गया कि 28 जो होंगे वो अस्थायी होंगे और 32 जो होंगे वो अस्थायी होंगे। यही 32 का चुनाव के लिए स्थिति रखा गया था, यही 32 का चुनाव होना था। मुसलमानों से, जमींदारों से, वाणिज्य मंडलों से, इन सब चीज़ों से। इस 32 में भी 5 का वायसराय मनोनीत करते थे। क्या करते थे? 5 का वायसराय मनोनीत करते थे, यानी कि टोटल कितने का चुनाव बच गया? 27 सदस्यों का चुनाव होता था। कितने सदस्यों का चुनाव होता था? 27 का, यानी कि 60 में 27 का चुनाव होता था। अब आप ही बताइए फ्रेंड्स, 60 का आधा कितना होता है? 30। 30 से भी एक कम कर गए, कितना बच गए? 27, यानी कि सरकारी बहुमत बना रहा। पूछेगा कि क्या मार्ले मिंटो सुधार के तहत सरकारी बहुमत को हटाया गया? नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ तो लिखा गया कि देखिए, समझाए कि देखिए हम 28 को अस्थायी हैं, 32 को अस्थायी हैं, लेकिन 32 अस्थायी में क्या कहा गया कि नहीं, 5 को वायसराय चुनेंगे, 27 ही जनसाधारण से चुन के आएंगे, यानी कि नीचे से चुन के आएंगे। तो 5 को वायसराय जिसको चुनेगा वो तो वायसराय का बात मानेगा। ये ठीक प्रारंभिक रूप उसका हुआ, जैसे आज राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कुछ सदस्यों को चुनते हैं कि नहीं चुनते हैं, ये उसका पूर्ववर्ती रूप था। अब है कि
प्रांतीय विधायिकाओं वाले क्षेत्रों की संख्या 7 कर दी गई। पहले जो 5 थी 1892 वाला में 5 था, मैंने वीडियो में बताया है कौन कौन था, उसको देख लेंगे, जरूर ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं में पूछता है, पीसीएस के परीक्षाओं में ज़्यादा पूछता है। अब प्रांतीय वाला का कितना कर दिया गया? 7 कर दिया गया। यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में प्रांतीय विधायिकाओं वाले क्षेत्रों की संख्या 7 कर दी गई। यानी कि अब 7 प्रांत ब्रिटिश के अंदर ऐसे थे जहां विधायिका थी। कौन कौन थे? तो बॉम्बे, यहां 47 सदस्य थे, ये सदस्य है। बंगाल, ये 52 सदस्य हैं। देखिए ये जो सदस्यों की संख्या है हमने BL ग्रोवर के किताब से लिया है। मद्रास 47, संयुक्त प्रांत 47, बर्मा 16, असम एवं पूर्वी बंगाल। देखिए पहले जो बंगाल महाप्रांत था, अभी तो संयुक्त किया नहीं था, बांट दिया था ये लोग, तो उन्होंने उसको क्या किया कि पूर्वी बंगाल प्लस आसाम को मिलाकर के एक अलग क्षेत्र बना दिया। बंटवारा तो इसलिए किए ही थे कि मुसलमानों को दर्शाया जा सके कि आप भी अकेले होकर के शासन चला सकते हैं, आपकी बहुमत हो सकती। जानते हैं आप, ध्यान दीजिएगा कि जब बंटवारा देश का हुआ तो किसका हुआ? बंगाल और पंजाब का। क्यों हुआ? इसके पीछे कारण था, दोनों जगहों पे, मतलब पंजाब में भी, पूरे पंजाब में और बंगाल में भी हिंदू जो थे वो अल्पसंख्यक थे, लेकिन सारा संपत्ति पर इनका वर्चस्व था। सारी भूमि जो थी अधिकतर इन्हीं के अधीन थी। सर्वसाधारण जो जनता थी वो मुसलमान थी। जब ये जनगणना हुई तो मुसलमानों में ये दिमाग में डाला गया कि हिंदू जो है आप पर शासन कर रहे हैं। आप तो 800 साल से इस देश के मालिक थे, लेकिन हिंदू आप पर शासन कर रहे हैं। यह इतना ही काफी था सूक्ष्म रूप से, प्रारंभिक रूप से आपको सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए। अब वहां सांप्रदायिकता के आंच को धीरे धीरे कसा गया और फिर एक पर एक झगड़े शुरू हुए सांप्रदायिकता के। न रुकने वाली, न किसी की सुनने वाली कहानी शुरू हुई। कथा कहानी जो होती है कभी सत्य कभी असत्य, और इस सब चीज़ों में असत्य कहानियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। कभी एक ने दूसरे को मारा, कभी दूसरे ने पहले को मारा। मार काट की ऐसी घृणित राजनीति चली जिसको धर्म का आवरण दे करके औचित्य सिद्ध किया गया और देश बट गया। और ऐसा बटा कि एक समाज के रूप में आज भी हम कहीं ना कहीं सशंकित रहते हैं। याद रखिए, यदि आपकी शंका से किसी सिस्टम को फायदा होता है तो मान के चलिए कि वो शंका बेबुनियाद है। खैर, यह राजनीति की बात होती है। अगला है संयुक्त प्रांत, फिर है असम एवं पूर्वी बंगाल, वहां 41 सदस्य, पंजाब में 25 सदस्य रखे गए। यह सदस्यों की संख्या है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है, हालांकि हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है। हमेशा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है। तो एक चीज, इस चीज की ध्यान रखिएगा कि 1909 में प्रांतीय विधान मंडलों वाले प्रांतों की संख्या कितनी की गई, यानी कि विधायिका वाले प्रांतों की संख्या कितनी कर दी गई? तो 7 कर दी गई। पहले 5 था, अभी 7 कर दिया गया। किसमें? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। तो विशेषता के लिए ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम वायसराय के कार्यकारिणी में किसी भारतीय सदस्य को रखा गया और केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत को रखते हुए 28 अस्थायी एवं 32 अस्थायी सदस्य थे। और सदस्यों की संख्या 16 से कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। विधायिका वाले प्रांतों की संख्या कितनी कर दी गई? तो 7 कर दी गई। पहले 5 थे, अब 7 कर दी गई। तो ये थे प्रमुख विशेषता। हालांकि इसमें और भी चीजें थी। जानते हैं चुनाव कैसे होता था? चुनाव में सब कोई वोट नहीं देता था। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे थे कि इतना 1000 रुपया टैक्स देने वाले होने चाहिए, इस वर्ग से होने चाहिए, ऐसे ऐसे थे। वो लोग क्या करते थे कि प्रांत के विधायिका के लिए सदस्यों को चुनते थे, फिर प्रांतीय विधायिका वाले केंद्रीय विधायिका के लिए सदस्यों को चुनते थे। यानी कि कोई प्रत्यक्ष मत प्रणाली नहीं थी। इतना फिल्टर लगा करके लोग जाते थे कि उसका कुछ मतलब नहीं। जनसाधारण से, वो जो चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, जनसाधारण से उनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता था। अब मुसलमान सिर्फ मुसलमान को चुन सकते थे, जमींदार सिर्फ जमींदार को चुन सकते थे, वाणिज्य मंडल वाले अलग अपना चुनते थे,
जो अंग्रेजी व्यापारी थे उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी कि वो भी अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। साथ ही जो और भी वर्ग थे उन सबको किया गया। और जानते हैं 1909 में जब ये सुधार लाया गया तो इस सांप्रदायिक सिस्टम को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। वो कहानी 1909 वाला में पहले यहीं पे वाला में पढ़ते हैं। तो ये थे इसके प्रमुख, क्या कह सकते हैं, विशेषता। अब इसके कुछ और चीज़ों को एक नज़र देख लेते हैं। अब देख लेते हैं इसके अन्य और कुछ प्रमुख तथ्यों को। मैं ये चाहता हूं कि जब एक बार पढ़ लें तो फिर परीक्षा में ऐसा ना हो कि प्रश्न पूछे और गड़बड़ा जाए। कुछ प्रश्न जो होते हैं वो सीधे रहते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं समझदारी वाले होते हैं। तो सारे चीज़ों को आप एक साथ देख लें। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आधुनिक भारत को पढ़ें एनसीईआरटी की किताबों को जरूर पढ़ते रहें। इसका मूल्यांकन यदि किया जाए तो कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, ऐसा नहीं था कि कुछ सब बुरी ही चीज़ें थी। हालांकि वो जो अच्छी चीज़ें थी वो उत्पन्न हो गई, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे कहीं पे बबूल का पेड़ लगा दिया गया तो छाया तो मिलेगा ही कुछ न कुछ, भले कांटा गड़े लेकिन छाया तो रहेगा, वही हाल था। तो इसने प्रथम बार प्रभावी ढंग से भारत में चुनाव की अनुमति दी। इससे पहले जो चुनाव का जो क्षेत्र था बड़ा संक्षिप्त था, लेकिन इसने दायरा बढ़ा दिया। क्योंकि जब दायरा बढ़ा तो लोगों में भावना भी बढ़ी कि हम अपने प्रतिनिधित्व को वहां भेजें, और सांप्रदायिकता घर कर गई। यानी कि इन्होंने चुनाव का दायरा सिर्फ इसीलिए बढ़ाया था कि लोग अपने अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए ललायित हों, और सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और अपने अपने वर्ग के हितों के लिए लोग ज़्यादा अग्रसर हों, ताकि राष्ट्रीयता की भावना जो यहाँ हो थोड़ी कमजोर रहे। ये उसका हिडन था। चुनावी सिद्धांत के शुरुआत ने संसदीय प्रणाली के लिए आधार तैयार किया। अब देखिए यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधि होते थे, सब एक जगह बैठते थे, तो संसदीय प्रणाली टाइप का बना। अब था क्या कि लोग एक जगह पर बैठकर वाद विवाद करते थे, प्रांतीय विधायिका में या केंद्रीय विधायिका में। तो वाद विवाद करते थे, तो उससे क्या होता था कि अंग्रेजों को पता लग जाता था कि भारतीय क्या सोच रहे हैं। भारतीयों को समझ में आता था कि कैसे राजकाज सिस्टम चला जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसने राष्ट्रीयता को भी मजबूत करने में थोड़ी सी ही सही सहायता प्रदान कर दी। इससे पहले, यानी कि अंग्रेजों के बनाए प्रांतीय और केंद्रीय विधायक मंडलों से पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि भारत के प्रतिनिधि चुन के आए और एक जगह बैठ के विचार विमर्श करें, और वो भी क्या कह सकते हैं, बिना भय के। कोई भय नहीं था। वायसराय थे, उनका सिस्टम था, वो अलग बात है, लेकिन गला कटने का भय नहीं था जैसे क्या कह सकते हैं मध्यकाल और उससे पहले में था। ऐसा कुछ नहीं था। तो इसने एक तरह से संसदीय प्रणाली के लिए आधार तैयार कर दिया, भारतीयों को शिकायत करने का रास्ता प्रदान किया। अब जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ जाते थे, वो ब्रिटिश राज के अधिकारियों की, उनके कृत्यों की वो शिकायत करते थे। इससे पहले क्या होता था कि सब डरता था। अब जब शिकायत करने लगे तो उनके अंदर ब्रिटिश राज का जो खौफ था वो थोड़ा कम होने लगा, और इसने कहीं ना कहीं आंदोलन को जुझारू बनाने में सहायता कर दी, जिसका फायदा कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उठाया। एक चीज और इसमें था कि सरकार के उच्च अधिकारी एवं मुस्लिम लीग के सदस्यों में गठजोड़ बना। यानी कि इसके बाद अंग्रेजों की अब सीधी नीति थी कि मुस्लिम लीग के सदस्यों को सरकारी संरक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वो सारे वो खबर लाके दे सकें जो राजकाज के लिए आवश्यक था। यानी कि एक तरह से उनको सरकारी गुप्तचर बनाया गया। वो राजनीतिक गुप्तचर थे, वो तरह तरह के बातों को अंग्रेजों तक पहुंचाया करते थे। हालांकि इसमें मुस्लिम लीग के भी मात्र कुछ ही सदस्यों ने इस कार्य को अंजाम दिया। मुस्लिम लीग के भी बहुत सारे अधिकतर सदस्यों ने इस घृणित कार्य में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। वो अपने वर्गीय हित के प्रति सचेत तो थे, लेकिन वो गद्दारी नहीं कर रहे थे। इसको ध्यान रखें। मैं क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहा हूँ, लेकिन किसी को सीधे सीधे बदनाम भी नहीं कर रहा। राजनीति को राजनीति के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। अब है कि गवर्नर जनरल की स्थिति अपरिवर्तित रही। एक बार प्रश्न पूछा था कि क्या मार्ले मिंटो सुधार के तहत गवर्नर जनरल की स्थिति में कोई परिवर्तन किया गया? नहीं, गवर्नर जनरल की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं था। वो भारत के मालिक थे, वीटो पावर उनके पास था, जो वो चाहते वो कर सकते थे। ये इसकी कुछ प्रमुख बातें थी। एक चीज ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन जैसे ही आए मार्ले मिंटो सुधार याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यही पूछा भी जाता है। लेकिन भारत में सांप्रदायिकता के लिए आधार जो था वो कर्जन ने तैयार किया था, बंगाल का बंटवारा करके। जब ये पूछे तो लॉर्ड कर्जन, लेकिन जैसे ही निर्वाचन वाला मामला आए तो कौन होगा? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। मैं फिर से बता दूं कि आप जब भी पढ़ें मानक पुस्तकों को पढ़ते रहें, कहीं अटपट जगह से न पढ़ें, कहीं अटपट जगह से डाटा न उठाएं, ताकि आपको परीक्षाओं में दिक्कत हो जाए। हम लोग जैसे यूट्यूबर का वीडियो खाली समय में बैठ के उपयोग करें, बाकी जो आपका भरा पूरा समय है प्रैक्टिस सेट बनाएं, पढ़ें, एनसीईआरटी की किताब को पढ़ें और उससे नोटबुक को पढ़ें। बाकी यदि किन्हीं को पढ़ने में दिक्कत होती है, समस्या होती है या नोटबुक में नहीं नोट कर पाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है फेसबुक का, ब्लॉग का, आप वहां जा करके चीज़ों को देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।